सुंदर लाल खबर लाया है कि काली कंधेर कोतवाली से भाग गया है। भाग गया? हाँ जी। सुंदर लाल ने बड़ी जादू भरी कहानी सुनाई है। क्या? थाने के जंगले के सामने दो सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 12 बजे उन्होंने देखा कि अंदर की दीवारों से पीली पीली मकड़ियां बाहर निकल रही हैं। वो जी हैरान रह गए। उनकी तादाद हजारों की होगी। वो सलाखों से बाहर निकलने लगी। उन्हें देखकर दोनों सिपाही बाहर भागे। वो बुरी तरह डर गए थे, चीख चिल्ला रहे थे। जितनी देर में वो दूसरों को कुछ बताते, इतनी देर में काम हो गया। काम हो गया? हाँ जी। जब वो दूसरे सिपाही उनकी राम कहानी सुनकर वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, ना काली कंधेर और ना उसके दोनों साथी और ना मकड़ियां। मजे की बात यह है कि जंगले के ताले वैसे ही बंद मिले, उन्हें खोला भी नहीं गया था। पुलिस का क्या ख्याल है? ये तो सुंदर ने नहीं बताया, लेकिन वो खुश हैं कि एक बला उनके पास से चली गई, वरना एक जादूगर को कैद करने की वजह से न जाने क्या हो जाता। मैं बेचारे राजिंदर से क्या कहता। कुछ देर बैठकर वो चला गया। अलबत्ता मैं कुछ उलझ सा गया। मेरे लिए अब कोई हिदायत नहीं थी कि मुझे क्या करना है। बाबा पर्दापोश ने मुझे बहुत कुछ अता किया था। उन्हीं की हिदायत पर मैं यहाँ आया था। देख चुका था कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया था। भूरिया चरण अपनी नापाक कुव्वत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर चुका। मेरे वालिद मरहूम ने उसे शंका कुव्वत से महरूम किया। वो तवील अरसा अपनी उस कुव्वत के हसूल के लिए सर्फ करके बड़ी मुश्किल से उसमें कामयाब हुआ था, मगर अब उसी बाप के बेटे के हाथों दूसरी हजीमत से दो चार हुआ और हाथ पांव खो बैठा। मैं काले जादू की पहुंच के बारे में नहीं जानता था कि कितनी होती है, लेकिन कुछ अंदाजे होते जा रहे थे। भूरिया चरण के हाथों और पैरों को मैंने सांपों और बिच्छों की तरह रेंग कर झाड़ियों में घुसते हुए देखा। उसके छोटे से बदन को चील उठाकर ले गई थी। उसका बदन महफूज रह गया था, लेकिन काला जादू हाथ पांव वापस नहीं ला सका और अब वो अपने हाथों और पैरों के हसूल के लिए सरगर्दा था। पता नहीं शंका वाली हैसियत बरकरार थी या नहीं, लेकिन सुंदर पुलिस वाले की जुबानी जो कहानी राजिंदर के जरिए मालूम हुई थी, वो बताती थी कि भूरिया चरण के इर्द गिर्द अब बहुत कुछ है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। गुलाम कादर किसी काम से गया हुआ था। मैं उसके पाले हुए परिंदों के पास बैठा उनकी दिलचस्प हरकत से लुत्फानंदोज हो रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा तो कोई वजूद मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उसका चेहरा देखकर एकदम उसे पहचान लिया। वो अफलाक था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी, अलबत्ता मैं उठकर खड़ा हो गया। अब मैंने गौर से अफलाक का चेहरा देखा। वो सख्त अफसुर्दा था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, अफलाक। बाबा साहब रिहलत फरमा गए हैं कामरान। अफलाक की रुंधी हुई आवाज उभरी और मेरे पूरे बदन में जैसे शदीद करंट लगा। दिमाग झंझना कर रह गया। एक बार फिर मेरी आवाज बंद हो गई। आप रेल से घर आ जाएं ताकि जनाजे में शिरकत कर लें, अफलाक ने कहा और फिर बोला, चलता हूं। आपके आने के बाद जनाजा उठाया जाएगा। ये कहकर वो मुड़ा और एक कदम आगे बढ़कर नजरों से गायब हो गया। मेरे सारे बदन में थरथरी मची हुई थी। शदीद सर्दी लग रही थी। बदन टूटने लगा था। अफलाक के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, बाबा साहिब रिहलत फरमा गए, बाबा साहिब रिहलत फरमा गए। न जाने कितनी देर उसी तरह खड़ा कपकपाता रहा। बाबा साहब भी चले गए। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया था, लेकिन वो चले गए। अहमद अली भी इसी तरह अचानक चले गए थे। बाबा पर्दापोश ने मुझे कई इल्म दिए थे जो बवक्त ज़रूरत मेरे काम आ सकते थे। ये अलग बात है कि उन्हें इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने की हिदायत थी। अफलाक मुझे जल्द वापस पहुंचने की हिदायत करके गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटी। कुछ देर के बाद गुलाम कादर वापस आया तो मैंने उससे कहा, गुलाम कादर, मुझे फ़ौरन वापस जाना है। तुम्हें मेरे साथ मैंडो जंक्शन जाना है। अचानक डॉक्टर साहब? हाँ, जिस तरह मुझे यहाँ आने की हिदायत की गई थी, इसी तरह फौरी वापसी की हिदायत है। गुलाम कादर के साथ मैंडो जंक्शन पहुंचा। वहां से फ़ौरन ट्रेन मिल गई। मैं वापस पहुंच गया
اشرف نے میرا استقبال کیا۔ اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ اس نے کہا مغرب کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اچانک کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بابا صاحب کی ہدایت ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھکتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا جائے، ان کا آخری دیدار بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں نے پوری زندگی ان کی خدمت کی ہے، ان کا دیدار کبھی نہیں کر سکا، تو اب کیسے ممکن ہے؟ غسل میت کس نے دیا؟ ان کے مریدوں نے، جنہیں ہدایت کی گئی ہوگی۔ کفن بھی پہنا دیا گیا ہے۔ اشرف نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ بے شمار لمبے لمبے قد و قامت کے سفید لبادے پہنے، عمامے باندھے لوگ، جنہوں نے اپنے چہرے عماموں کے ایک حصے سے چھپائے ہوئے تھے، عمارت میں بھر گئے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ افلاق میرے پاس آ کر بولا نماز جنازہ میں شرکت کیجیے، 40 قدم کاندھا دیجیے، بس اس سے آگے جانا ممنوع ہے۔ نماز جنازہ ہوئی، پھر جنازہ اٹھایا گیا۔ میں نے اور اشرف نے جنازے کو کندھا دیا، پھر ہم پیچھے ہٹ گئے اور مریدین جنازہ لے کر چلے گئے، لیکن ان کا رخ بیرونی دروازے کی بجائے احاطے کی مغربی دیوار کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ لے جانے والوں کی اتنی بڑی تعداد دیوار میں غائب ہو گئی۔ وہ سب جنازے سمیت ٹھوس دیوار سے پار ہو گئے تھے۔ میں اشرف کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ پھر اشرف کچھ کہے سنے بغیر واپس مڑ گیا۔ میں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر اندر عمارت میں آ گیا۔ اپنے کمرے کی مسہری پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، بخار جیسی کیفیت تھی، بدن میں شدید سنسنی تھی۔ اب کیا کروں؟ بابا صاحب کے دم سے ایک دنیا آباد تھی، ایک فولادی سہارا حاصل تھا۔ اب بہت بڑا سوال سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دماغ معاف ہو رہا تھا۔ شدید ذہنی تھکن سے نیند آ گئی، ایسی انوکھی نیند کہ پتہ تک نہ چلا کہ کب رات ہوئی اور کب صبح۔ جاگا تو صبح ہو چکی تھی۔ حیرانی سے روشنی کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے سب کچھ یاد آ گیا اور اٹھ بیٹھا۔ دل ڈوبنے لگا۔ بابا جی اب یہاں نہیں ہیں، پھر اب اس گھر میں کیا کروں؟ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا، ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ اشرف کو آواز دی کہ ایک کپ چائے دے دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ میں نے پوری عمارت میں اشرف کو تلاش کیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ پورے دن اور پوری رات وہ نہیں نظر آیا۔ پتہ چل گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ دل اور ہول گیا۔ میں اس عمارت میں تنہا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے افلاق کو آواز دی، لیکن اس کا مجھ سے کیا واسطہ؟ اب کیا کروں؟ یہاں رہنے کا اب کوئی جواز نہیں۔ نکلوں یہاں سے، لیکن جاؤں کہاں؟ بہت عجیب طبیعت ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر میں پاکستان جانا چاہوں تو کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ کوشش کر سکتا تھا، لیکن بابا صاحب کا درس یاد تھا، ہمیشہ اپنے نفس اور خواہشوں کے خلاف کام کرو، فیصلہ تمہارا نہیں وقت کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں یاد آئیں اور خود بخود ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھئی، وقت کیا کہتے ہو؟ میرے منہ سے نکلا۔ چند کپڑے ایک چھوٹے سوٹ کیس میں رکھے۔ بابا صاحب نے حلیے کے بارے میں فیصلہ فرما دیا تھا۔ شیونگ باکس اور سوٹ بالکل جدید تھے، ان کے استعمال کی ہدایت تھی۔ بابا صاحب کے گھر کو خیر آباد کہا۔ سامنے والی سڑک پر پیدل چل پڑا۔ ذہن کو سلا دیا، بدن کو رہنمائی سونپ دی۔ فاصلے طے ہوئے۔ ہوش آیا تو ایک ریلوے اسٹیشن پر تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ پیچھے سے کسی نے قمیض کا پچھلا حصہ کھینچ کر مخاطب کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو 10-11 سال کا ایک پیارا سا بچہ تھا، جو کالی کالی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا، جس میں کالے رنگ کا ایک خوبصورت بٹوا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بٹوا پکڑنے کے لیے کہا۔ میرا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ یہ کس نے دیا ہے بیٹے؟ میں نے پوچھا تو بچے نے پیچھے اشارہ کر دیا۔ میری گردن پیچھے بے اختیار مڑ گئی۔ جس طرف بچے نے اشارہ کیا تھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں تو، میں نے بچے کی طرف مڑ کر کہا، لیکن وہاں بچہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دور دور تک دیکھا، لیکن بچے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر پرس کا جائزہ لیا۔ اس میں 3000 روپے تھے، ایک پاکستانی نوٹ بھی تھا۔
जिस पर लिखा था रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। सुभान अल्लाह, क्या रहनुमाई है। बता दिया गया है कि आगे क्या करना है, रिज़्क़ हलाल कमाकर पेट भरना है। मेरी क्या मजाल के रूह गर्दानी करूं। आगे बढ़कर टिकट कार के सामने पहुंचा। 1000 रुपए का नोट खिड़की से अंदर कर दिया। कुछ कहने ही वाला था कि अंदर बैठे शख्स ने एक टिकट और 1000 के नोट से बकाया रकम हाथ में थमा दी। अभी टिकट को गौर से देखा भी नहीं था कि पीछे आ खड़े होने वाले एक शख्स ने कंधे से पकड़कर धकेलते हुए कहा, जल्दी हटो यार, रेल आ गई। मैं हट गया। उसी वक्त एक ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुकी। मैंने थोड़ा सा हटकर टिकट को देखा। आगरे का टिकट था। उस पर बोगी नंबर और सीट नंबर लिखा हुआ था। ट्रेन भी यही थी जो आकर रुकी थी। मैं आगे बढ़ गया और मतलूबा बोगी पर चढ़ गया। बहुत खूबसूरत बोगी थी। सिर्फ चंद अफराद बैठे हुए थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे ऐन सामने एक पुरवकार और धेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। माथे पर तिलक लगा हुआ था, जिससे पता चलता था कि वो हिंदू है। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं बाहर के मनाजर देखने लगा। काफ़ी देर गुजर गई। अचानक एक चीख उभरी। मैं चौंक पड़ा। बोगी के दूसरे सिरे पर कोई चीखा था और अफरा तफरी मच गई थी। लोग गर्दनें उठा उठा कर उधर देखने लगे। कुछ लोग सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस तरफ चल पड़े, जिनमें मेरे सामने वाला मुसाफिर भी था। कुछ ही लम्हों में वो वापस आया और अपनी सीट के नीचे रखे हुए बॉक्स से कुछ निकालने लगा। ये फर्स्ट एड का बॉक्स था। बॉक्स लेकर वो उसी तरफ चल पड़ा। अब मुझे भी कोई दिलचस्पी पैदा हुई। मैं भी वहां पहुंच गया। एक शख्स के बदन के किसी हिस्से में दर्द उठा था। वो कर्ब से तड़प रहा था। मेरे सामने वाले मुसाफिर ने बॉक्स से 2 इंजेक्शन निकाले और सिरिंज तैयार करने लगा। मैंने वो इंजेक्शन देखे और फिर उस शख्स को देखने लगा जो दर्द से तड़प रहा था। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी के जिस्म में झांका था। मुझे पता चल गया था कि उसे क्या तकलीफ है। ये शख्स जो इंजेक्शन मिक्स कर रहा था वो इस तकलीफ को रफा नहीं कर सकते थे। फिर मैंने उसके बॉक्स में झांका तो उसमें वो इंजेक्शन मौजूद था जो उसके दर्द के लिए अक्सीर था। 1 मिनट, मैंने कहा। सब मुझे देखने लगे। अगर आप इसे वो इंजेक्शन दें तो यकदम फायदा होगा। इसे दूसरा दर्द है। मैंने मेडिकल की ज़बान में उसे थोड़ा सा समझाया। उम्र रसीदा शख्स एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने अपने बनाए हुए इंजेक्शन की सिरिंज एक तरफ रख दी। मेरे बताए हुए इंजेक्शन को तड़पते हुए शख्स के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस शख्स की हालत बेहतर होने लगी। मेरे हम सफ़र ने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर VM शुक्ला। मैंने खुश इखलाकी से उससे हाथ मिलाया और अपना नाम बताया, कामरान मसूद। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वाकई आपका मशवरा बिल्कुल ठीक था। मैं असल बात नहीं समझ सका था। आप आगरा जा रहे हैं? जी। वहीं प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, बस ऐसे ही सैरो सियाहत के लिए जा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। उसने हास अंदाज में गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। एक डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्या किसी डॉक्टर की जिंदगी में इसकी गुंजाइश होती है कि वो सैरो सियाहत के लिए वक्त निकाल सके? हाँ, होती नहीं, लेकिन निकालनी पड़ती है। आइए बैठें। हम वापस अपनी सीटों पर आ गए। अपना क्लिनिक है? उसने पूछा। नहीं, बस मोबाइल डॉक्टर समझ लें, मैंने कहा और हंस पड़ा। वो भी मेरी बात सुनकर खूब हंसा। फिर एकदम संजीदा होकर बोला, लेकिन आपकी तशखीस गजब की है। मेरा 30 साल तजर्बा मार खा गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोला, मेरा अपना क्लिनिक भी है और सरकारी हॉस्पिटल का CMO हूँ। नाम तो बता चुका हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आगरे में कहाँ ठहरेंगे? किसी होटल में? अरे वहाँ कोई अजीज नहीं? नहीं है जनाब। आप कैसे कह सकते हैं नहीं है? फिल्मी कहानियों में यही सब कुछ होता है। अब मैं कोई खूबसूरत हीरोइन नहीं हूं तो क्या हुआ? आपका अंकल तो हो सकता हूं, अंकल शुक्ला, और मजाल है तुम्हारी कि किसी होटल में रहो। ये अल्फाज अदा करके वो खूब हंसा। फिर बोला, एक डॉक्टर सबसे बेहतर जानता है कि बेशक दीन धर्म अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर का एक ही धर्म होता है, यानी इंसानियत, जो सबसे बड़ा धर्म है। अब तुम मेरे साथ रहने से इनकार नहीं करोगे? क्या कहूँ इस बात पर? मैंने बेबसी से कहा। मैं बता सकता हूँ, क्या कहो, बताइए, मैंने कहा। तुम कहो अंकल, मेरी मजाल कहाँ कि मैं आपके हुक्म की तमील न करूँ।
आगरे में जमुना के किनारे डॉक्टर शुक्ला की बेहद खूबसूरत कोठी थी। बहुत से लोग उसे लेने स्टेशन आए थे, जिनमें कई नौजवान लड़कियां भी थीं। कोठी आकर मेरा उन सब से तारुफ कराया गया। फिर मुझे एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मैं शुरू ही से एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। मेरे जहन में कुछ अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। हमेशा अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ काम करो। फैसला तुम्हारा नहीं, वक्त का होता है। और वक्त ने मुझे हिंदू डॉक्टर शुक्ला के पास पहुंचा दिया था। घर के दूसरे लोग भी शुक्ला की तरह खुश मिजाज थे। मैं राज कंवल हूँ, अपने पापा की तीसरे नंबर की बेटी। घर में सबसे ज़्यादा एडवांस और तेज़ मिजाज हूँ। इन सब ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया है आपसे बातें करने के लिए, एक खूबसूरत लड़की ने कहा। 2 लड़के और 4 लड़कियों का एक गिरोह अचानक मेरे कमरे में घुस आया। डॉक्टर कामरान, हम 3 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। ये 2 हमारी कज़न्स हैं और ये दोनों बेवकूफ़ भी। उसने दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा। और तीसरी बहन? मैंने पूछा। साधना, लड़की के लहजे में उदासी थी। वो बीमार हो गई है। हम में सबसे ज़्यादा ज़हीन और प्यारी थी, लेकिन इन्हें नज़र खा गई है। वो क्या बीमारी है इन्हें? बस जादू कर दिया है किसी ने। पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मगर उनकी समझ में भी साधना की बीमारी नहीं आती। दिमाग के सारे टेस्ट हो चुके हैं, कुछ पता नहीं चलता। मैं दिल में हंस पड़ा। मैंने दिल ही दिल में कहा, वाह बाबा जी, फिर एक इम्तहान, फिर एक जिम्मेदारी। फैसले वाकई वक्त करता है। पापा बहुत कम किसी से मुतासर होते हैं। आपसे वो बहुत मुतासर हैं। हम सबको आपके बारे में बहुत सी हिदायत की गई हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बात पर मुझे हैरत है। वो क्या? राज कंवल बोली। आप लोग बहुत अच्छी हैसियत के मालिक हैं। फिर डॉक्टर शुक्ला ट्रेन के आम डिब्बे में सफ़र क्यों कर रहे थे? मुझे वो वहीं मिले थे। दूसरी बात पर मुझे हैरत है। राज कंवल फट से बोली। मैं उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। आप उसमें सफ़र क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं उसी हैसियत का हामिल हूँ। हर धर्म में झूठ बोलना पाप है, वो बोली। मेरा ख्याल है कि अपने बारे में मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगी। क्यों? आपको देखकर। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, गालिब को पढ़ा है आपने? वो कहता है ना कि बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब। तो पापा भी हमेशा ट्रेन में सफ़र करते हैं। जहाज़ का सफ़र उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं तो बड़ी नाक भूं चढ़ाते हैं। ट्रेन में भी वो आम लोगों के साथ सफ़र करना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह उनका असली इंसानों से वास्ता रहता है। आला दर्जे के सफ़र करने वाले नकली लोग होते हैं। शुक्ला साहब खुद असली इंसान है। मैंने राज कंवल के अल्फाज से मुतासर होकर कहा। आखिर पापा किसके हैं? वो ज़रा अकड़ कर बोली। बहुत देर तक वो मेरे पास रुके। मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शुक्ला के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई। दूसरे दिन डॉक्टर शुक्ला मुझे अपने साथ सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ कई मरीजों का मुआयना कराया। मुझे उनके बारे में सवालात करते रहे। तवील अरसे के बाद ये माहौल मिला था। दिली मुसर्रत हुई। डॉक्टर शुक्ला ने कई ऐसे मरीजों के बारे में मुझसे मशवरे किए। मैंने अपनी कुव्वतों से काम लेकर उनके सही मर्ज की निशानदही की। डॉक्टर शुक्ला ने उनमें से कई के चार्ट में उन दवाओं का इजाफा किया जिनका मशवरा मैंने दिया। उनके चेहरे से लग रहा था कि मुझसे बहुत मुतासर हैं। फिर वो अपने ऑफिस में आ बैठे। कुछ नर्वस लग रहे थे और बार बार मुझे घूरने लगते थे। फिर उन्होंने मेरे सामने अपने घर फ़ोन किया। मैं दोपहर को घर नहीं आऊँगा, खाना क्लिनिक भिजवा दें। डॉक्टर कामरान मेरे साथ हैं। फ़ोन बंद करके बोले, 2 बजे हम क्लिनिक चलेंगे। असल में दोपहर को घर चला जाता हूँ। शाम को 6 बजे तक घर पर आराम करता हूँ, फिर क्लिनिक जाता हूँ। बाकी वक्त दूसरे डॉक्टर वहाँ होते हैं। लेकिन आज मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी है। मेरा दिल घर जाने को नहीं चाह रहा। कुछ पूछूं डॉक्टर कामरान? जी ज़रूर। आप कौन हैं? अरे इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैंने मुस्कुरा कर कहा। आपने मेरी सारी ज़िंदगी के तजर्बे को शिकस्त दे दी। जो कुछ आपने किया है वो नाकाबिले फ़हम है। अगर मैं ज़ईफ़ अल अक़ीदा होता तो आपको कोई दरवेश, देवता या अवतार समझता। आपने जितने अमराज की निशानदही की वो बिल्कुल ठीक थी। किसी एक में भी तो गलती नहीं थी, जबकि मैंने उनके बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। ये सिर्फ मेरी खुशनसीबी है सर, मैंने कहा। नहीं, ये कुछ और है।